अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर वाफियत से होंगे। तबीयत में फ़र्क आने की वजह से मैं आज क्लासेस तो नहीं अटेंड कर पाया, लेकिन ये सामने मेरे लेक्चर पड़ा हुआ है कि जो हमने आज कॉलेज में डिस्कस किया था। तो अब टू द पॉइंट तो ये मुझे नई चीज़ें पता, लेकिन कौन कौन से कंसेप्ट है उनको हम डिस्कस करेंगे। तो ना करने से कम कर लेना तो बेहतर है ना। तो जितना सा मुझे पता है वो मैं आप लोग को बता देता हूँ, वो हम शेयर करते हैं, ठीक है। तो गुजारे लायक ही होगा आज का लेक्चर। तो कंसेप्ट होंगे लाजमी, ठीक है। तो चलिए आइए इसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले ये हमें ऐसे सेट दिया गया है, तो इसमें से कुछ ये मैपिंग्स वगैरह बनाई हुई हैं, और ये एक कैली टेबल आ गया हमारे पास, ये परमुटेशन है, ठीक है। तो यहाँ पे लफ्ज़ जो आज के लेक्चर में यूज़ हुआ है वो है परमुटेशन, ठीक है। तो परमुटेशन को ओपन करते हैं। तो विजय के खन्ना साहब की बुक से हमने परमुटेशंस को ओपन कर लिया, ठीक है। परमुटेशन परमुटेशन क्या होती है, पहले कहते हैं कि एक नॉन एम्प्टी सेट लें, ठीक है, और एफ मैपिंग बनाए 1 1 ऑन टू मैपिंग, 1 1 ऑन टू मैपिंग हो, ठीक है। ये एस से लेके एस तक हो, इसको हम एक परमुटेशन कहेंगे, ठीक है। और ये 7 एग्जाम्पल नंबर 13 है। अब इस चीज़ को मैं अपने अल्फाज में आपको समझाता हूँ, ठीक है। तो चलिए आइए इसको स्टार्ट करते हैं। देखें, गौर से समझिएगा। जितना को मुझे पता है वो मैं आपको बताता हूँ, शेयर करता हूँ। एक सेट हमने ले लिया 1 2 3, ठीक है। देसी तरीके से समझते हैं जैसे मुझे समझाना आए, ठीक है। ये 1 2 3 सेट ले लिया। अब अगर परमुटेशन की बात करें तो आप नंबर थ्योरी में कह लें पढ़ के आए, ठीक है, या परमुटेशन कम्बिनेशन वाले कंसेप्ट में पढ़ के आए। एक वर्ड था परमुटेशन, ठीक है। परमुटेशन से पहले भी आप फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग पढ़ के आए थे, दो थे। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग दो थे, एक सम रूल था, एक प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल में अगर हमने पढ़ा था कि अगर हमारे पास 3 ऑब्जेक्ट हैं, कोई भी ले लेते हैं, फ़र्ज़ किया मैं ए बी सी ले लेता हूँ, ठीक है। अगर हमारे पास 3 ऑब्जेक्ट हैं, अगर इन 3 ऑब्जेक्ट को हमने 3 चेयर्स पे अरेंज करना है, ठीक है, तो मैं क्या कहता था कि 3 में से कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे आ सकता है, बाकी रह गया 2, 2 में से कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे आ सकता है, बाकी रह गया 1, 1 में से कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे आ सकता है, तो आंसर आ गया 6, ठीक है। तो यहाँ से क्या था, ये 3 ऑब्जेक्ट को 3 प्लेसेस पे अरेंज करने के 6 वेज आए थे हमारे पास, ठीक है। कैसे अरेंज हुए ये, तो अगर मैं आपको बताऊं तो एक ये था कि ए बी सी इस तरह आ जाए, एक हमारे पास ये था ए सी बी आ जाए, एक हमारे पास थे ये था बी ए सी आ जाए, एक हमारे पास आ गया बी सी ए, ठीक है, एक हमारे पास आ गया सी ए बी, और एक हमारे पास आ गया सी बी ए, ठीक है। तो ये हमारे पास 6 पॉसिबल वेज बनते थे कि हम 3 ऑब्जेक्ट को 3 चेयर्स पे ही अरेंज कर सकें, ठीक है। अगर इनकी जगह मैं 1 2 3 ले लूँ, इनकी जगह अगर मैं 1 2 3 ले लूँ, तो वो कैसे आएंगे, वो आएंगे हमारे पास 1 2 3, ठीक है। फिर आएगा हमारे पास 1 3 2, ठीक है। फिर हमारे पास आ जाएगा, अब मैं 2 वाले से स्टार्ट कर लेता हूँ, 2 1 3, फिर आ जाएगा 2 3 1, और फिर हमारे पास आ जाएगा 3 1 2, और फिर आ जाएगा 3 2 1, ठीक है। तो ये हमारे पास 6 आ गए। अब देखें कि हमने एस क्रॉस, यानी कि हमने अब मैपिंग लेनी है एस से लेके एस तक। कहाँ से, एस से लेके एस तक, ठीक है। तो पहला सेट भी एस और दूसरा सेट भी एस, तो यहाँ पे हम बना लेते हैं। एक सेट हमारे पास आ गया एस 1 2 3, और यहाँ से ही हमने मैपिंग लेनी है, कहाँ तक, एस तक ही हमने लेनी है। तो दूसरा सेट भी आ गया एस 1 2 3 आ गया, ठीक है। अब 6 परमुटेशंस बनती हैं, कितनी, 6 परमुटेशन। परमुटेशन पे गौर करने के बजाय हम पहले यहाँ पे एक वर्ड यूज़ हुआ था क्या, 1 1 एंड ऑन टू मैपिंग, ठीक है। तो हमने एस से लेके एस तक 1 1 ऑन टू मैपिंग्स बनानी है। तो कौन कौन सी बनेगी, तो पहले देखें, पहले इसको हम कॉपी पेस्ट कर लें, इसको हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, कंट्रोल सी वी। ये देखें 2 हो गई, और 3 हो गए हमारे पास, और अगर हम देखें ये हमारे पास 4 हो गई, और ये हमारे पास 5 हो गए, और ये हमारे पास 6 हो गए, ठीक है। ये मैंने 6 यहाँ पे ड्रा कर लिया। 1 1 ऑन टू मैपिंग, 1 1 ऑन टू मैपिंग। तो आपने छोटी क्लास में पढ़ा कि 1 1 ऑन टू फंक्शन हो तो उसको हम बाइजेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं, 1 1 ऑन टू रिलेशन हो तो उसको हम बाइजेक्टिव रिलेशन भी कहते हैं, ठीक है। तो 1 1 का मतलब कि पहले सेट का हर एक एलिमेंट दूसरे सेट के एक एलिमेंट से मिलता हो, ये 1 1। ऑन टू का मतलब है कि जो रेंज होती है ना वो कोड मेन के इक्वल हो, ठीक है। तो ये सारा आप डिटेल से पढ़ के आए थे। अगर हम इसके बाइजेक्टिव फंक्शन बनाने की कोशिश करें, बाइजेक्टिव मैपिंग्स बनाने की कोशिश करें, तो वो इस तरह आएगी कि ये इससे मैप कर गया, ठीक है। पहला तो हमारे पास इस तरह आएगा, ये इससे मैप कर गया, ये इसके साथ, ये इसके साथ, ठीक है। 1 1 भी है और ऑन टू भी है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आएगा, ये इसके साथ मैप कर गया, ये इसके साथ, और ये इसके साथ मैप कर गया, ये भी 1 1 ऑन टू है। फिर ये है कि हमारे पास अब 1 2 के साथ मैप करेगा, ये इसके साथ मैप कर गया, ये इसके साथ, ठीक है। फिर अगर हम बनाएं तो 1 दोबारा 2 के साथ, अब 2 3 के साथ, और 3 1 के साथ, ये भी हमारे पास 1 1 ऑन टू मैपिंग है।
अब 1 को 3 के साथ मैप करवा दें, 2 को 1 के साथ और 3 को 2 के साथ, ये भी 1 1 ऑन टू मैपिंग है। 1 को 3 के साथ, अब 2 को 2 के साथ और 3 को 3, तो यही हमारे पास 6 पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं जिसमें दोनों सेट के हर एक एलिमेंट इन्वॉल्व हो और 1 1 मैपिंग हो। ठीक है, तो ये सारे हमारे पास 6 बन गई। कितनी? 6 बन गई। अब ये जो 6 बनी है इनको हम परमुटेशंस का नाम देते हैं। ठीक है, फ़र्ज़ किया है इस मैपिंग को मैं नाम दे देता हूँ F0 का, इस मैपिंग को नाम दे देता हूँ F1 का, इस मैपिंग को नाम दे देता हूँ F2 का, इसको मैं नाम दे देता हूँ F3 का, इसको मैं नाम दे देता हूँ F4 का और इसको नाम दे देता हूँ F5 का। ठीक है, इसको कहते हैं परमुटेशंस। क्या? इसको कहते हैं परमुटेशंस। कैसे? ये भी मैं आपको बताता हूँ। देखें, पहले अगर इसको हम एक और फॉर्म में लिखना चाहें तो हम इस तरह लिख सकते हैं। देखें कि 1 2 3 ये पहले सेट के एलिमेंट। अब 1 किससे रिलेट कर रहा है? 1 से, तो 1 के आगे 1। 2 किससे रिलेट कर रहा है? 2 से, 2 के आगे 2। 3 किससे रिलेट कर रहा है? 3 से, तो ये F0 की मैपिंग आ गई। इसको कहते हैं परमुटेशन। ये वाली चीज़ हमारे पास परमुटेशन होती है। ठीक है, F1 को अगर हम लिखना चाहें तो ये आ जाएगा 1 2 3। ठीक है, 1 किससे मैप कर रहा है? 1 1 से मैप। 2 किससे? 2 3 से मैप कर रहा है और 3 किससे? 3 2 से मैप कर रहा है। ये इस तरह हमारे पास हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो F2 की मैपिंग क्या आएगी, यानी कि F2 क्या आएगी? 1 2 से मैच कर रहा है तो 1 2 से मैप आएगा, 2 1 से तो 2 1 से, और 3 3 से मैप कर रहा है तो 3 3 से आएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास एक परमुटेशन आ गई। F3 की बात करें तो ये हमारे पास 1 2 के साथ मैप करेगा, 2 जो है वो 3 से मैप कर रहा है और 3 जो है ये 1 से मैप कर रहा है। ठीक है, ये वाली चीज़ आ गई। F4 का अगर लिखना चाहें तो 1 जो है ये 3 से मैप करता है, 2 जो है ये 1 से मैप कर रहा है, 3 जो है ये 2 से मैप कर रहा है। ठीक है ना, ये हमारे पास F4 आ गया। F5 की बात करें तो 1 हमारे पास 3 से मैप कर रहा है, 2 2 से मैप कर रहा है और 3 जो है ये 1 से मैप कर रहा है। ठीक है, तो ये हमारे पास 6 पॉसिबिलिटीज़ आ गई हैं। अगर आप इन 6 पॉसिबिलिटीज़ को चेक करें यहाँ पे तो ये 1 2 3, ये स्टार्टिंग पे लिखा हुआ था 1 2 3, इसके बाद 1 3 2 और ये लिखा हुआ है 1 3 2, ये 2 1 3, तो ये हमारे पास 2 1 3 लिखा हुआ है। नेक्स्ट हमारे पास 2 3 1, नीचे देखें 2 3 1। ठीक है, ये हमारे पास 3 1 2, तो ये 3 1 2 और एट द एंड 3 2 1 और 3 2 n। ठीक है, तो अब पता चल गया परमुटेशन के बारे में। ये हमारे पास क्या आ गए? परमुटेशन आ गए। ठीक है, ये हमारे पास एक सेट था जिसमें 3 एलिमेंट्स थे, हमने इसमें से 1 1 ऑन टू मैपिंग्स ली और ये वाली हमने लिख दी। ठीक है, इनको हम क्या कहेंगे? ये हम कहेंगे परमुटेशंस। अब इन परमुटेशंस को हम एक ग्रुप में बंद कर देते हैं। ठीक है, 3 एलिमेंट्स की हमने परमुटेशंस ली, इनको अगर हम एक ग्रुप में बंद कर दें तो ग्रुप में कौन कौन सी परमुटेशन आएगी? F0 F1 F2 F3, ठीक है, F3 F4 और F5। ठीक है, ये हमारे पास टोटल 6 परमुटेशंस आई। इन परमुटेशन को जब हमने एक सेट में बंद कर दिया तो हमने देखा कि ये सेट एक ग्रुप बनाएगा, ये सेट हमारे पास एक ग्रुप बनाएगा। तो फिर इस ग्रुप को हमने नाम दे दिया परमुटेशन ग्रुप। ठीक है, इस ग्रुप को फिर हमने नाम दे दिया किसका? परमुटेशन ग्रुप का। ठीक हो गया। अब हमने देखा है कि कोई भी जिसको हम ग्रुप प्रूव करते हैं तो उसके रिलेटेड एक बाइनरी ऑपरेशन होता है। जैसे हम चेक करते हैं, जैसे हमने चेक किया था रियल नंबर जो है ये अंडर एडिशन ग्रुप है कि नहीं। ठीक है, हमने चेक किया था रियल नंबर जो है ये अंडर मल्टीप्लिकेशन ग्रुप है कि नहीं। तो इसी तरह अगर हमने इस ग्रुप को चेक करना है तो इसके लिए ऑपरेशन कौन सा होगा? क्या 2 परमुटेशंस को हम प्लस किया करेंगे? 2 परमुटेशन को क्या हम मल्टीप्लाई किया करेंगे? तो यहाँ पे कंपोजिशन का फंक्शन आएगा। क्या कि ये हमारे पास S3 जो है ये हमारे पास एक ग्रुप होगा अंडर कंपोजिशन, अंडर कंपोजिशन। ठीक है, अंडर कंपोजिशन हमारे पास। ठीक है, ये हमारे पास ग्रुप बनाएगा। कैसे बनाएगा इसको हम डिटेल से डिस्कस करते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखें आइडेंटिटी फंक्शन हम पढ़ के आए थे। आइडेंटिटी फंक्शन जिसे हम आई ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स ही कहते हैं, यानी कि एक्स की कोई भी वैल्यू पुट करी जाए दोबारा आंसर वही आता है। अगर मैं एक्स की जगह 1 पुट कर दूं तो आई ऑफ 1 का आंसर 1 आएगा। जब मैं यहाँ पे 2 पुट कर दूं तो आई ऑफ 2 का आंसर 2 आएगा। यहाँ पे मैं 3 पुट कर दूं तो आई ऑफ 3 का आंसर क्या आएगा? 3 के इक्वल आएगा। यहाँ से हमें पता चला जब 1 पुट किया आंसर 1 आया, 2 पुट किया आंसर 2 आया, 3 पुट किया 3 आया। तो यहाँ पे अगर जो मैं बना के दिखाऊँ तो 1 2 3 1 2 3, अगर मैंने 1 पुट किया तो दोबारा आंसर 1 आया, 2 पुट किया 2 आया, 3 पुट किया 3 आया। ठीक है, 1 1 से रिलेट करेगा, 2 2 से रिलेट करेगा, 3 3 से रिलेट करेगा। इसको कहते हैं आइडेंटिटी परमुटेशन। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम आइडेंटिटी परमुटेशन की बात करें तो ये हमारे पास आइडेंटिटी परमुटेशन आ गई है जिसे आई या ई से भी डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, अब देखें अगर हमने चेक करना है कि ये अंडर कंपोजिशन हमारे पास अबिलियन ग्रुप बनता है कि नहीं, तो इसके लिए हमें 4 प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई करवानी पड़ेगी। ठीक है, तो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ होती है? ग्रुप को सेटिस्फाई करवाने के लिए 4 प्रॉपर्टीज़ होती है, क्लियर लॉ, एसोसिएटिव लॉ, आइडेंटिटी और
इनवर्स आइडेंटिटी एलिमेंट तो एग्जिस्ट कर गया, ठीक है ना। बाकी प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई करवाने के लिए हम यहाँ पे कैले टेबल यूज़ कर लेते हैं, ठीक है, कैले टेबल। तो यहाँ पे आए, हम कैले टेबल बनाते हैं यहाँ पे। तो अंडर कंपोजिशन हम इसको लेके चलेंगे। अब ये हमारे पास अंडर कंपोजिशन टेबल आएगा। तो पहले आप देख लें कि कंपोजिशन हम लेते कैसे हैं, ठीक है। कंपोजिशन हम कैसे लेते हैं, तो ये मैं 4 और 5 वाला लेके चलने लगा हूँ यहाँ पे, ठीक है। पहले मैं इस एक आइडेंटिटी वाला ले लेता हूँ और एक F4 ले लेता हूँ, ठीक है। पहले मैं एक आइडेंटिटी ले लेता हूँ, यानी कि मैं इस वाले को ले लेता हूँ 1 2 3 1 2 3। एक मैं ये वाला ले लेता हूँ आइडेंटिटी वाला, ये 1 1 से रिलेट है, 2 2 से रिलेट है, 3 3 से रिलेट है, ठीक है। और एक मैं F4 ले लेता हूँ, यानी कि 1 2 3, और ये हमारे पास आ जाएगा 1 2 3। और F4 में हमारे पास ये इससे रिलेट करता था, ये इससे रिलेट करता था, ये इससे रिलेट। अगर इन दोनों की हमने, ये हमारे पास 1 1 2 2 3 3 है, और इसकी अगर हम बात करें तो ये 1 3 से रिलेट कर रहा है, 2 1 से रिलेट कर रहा है, और 3 2 से रिलेट कर रहा है। अगर इन दोनों की हमने कंपोजिशन फाइंड करनी है, यानी कि ये F0 है, F0 है, ये F4 है, इन दोनों की अगर हम कंपोजिशन फाइंड करेंगे तो कैसे आएगी, आएगी F0 और कंपोजिशन F4, ठीक है। इसकी कंपोजिशन कैसे आएंगी, दो तरीके हैं, दोनों तरीके बता देता हूँ। पहला ये है कि इसकी जो कोड मेन है ना, वो इसकी रेंज बन जाया करेगी, यानी कि इस तरह हम इसको लेके चलेंगे। ये थोड़ा सा मैं ग्राफिकली आपको बता देता हूँ, 1 2 3 1 2 3, और ये आ जाएगा 1 2 3, यहाँ पे 1 2 3 आ जाएगा, ठीक है। अब ये देखें, यहाँ पे 1 1 से रिलेट कर रहा है, 2 2 से रिलेट कर रहा है, 3 3 से रिलेट कर रहा है। आगे इसमें देखें तो 1 3 से रिलेट कर रहा है, तो ये इस तरह आ जाएगा। 2 आगे 1 से रिलेट कर रहा है तो इस तरह आ जाएगा, 3 2 से रिलेट कर रहा है तो इस तरह आ जाएगा, ठीक है। अगर हमने दूसरी तरह कंपोजिशन देखनी है इस तरह, तो इस तरह ये हमारे पास आ जाएगी, ये F0, ये हमारे पास F0 आ गया, और आगे कंपोजिशन, आगे F4 लिखा हुआ है, तो F4 क्या है, 1 2 3, और ये आ जाएगा 3 1 2, ठीक है। अगर इनकी कंपोजिशन अगर हमने इस तरह फाइंड करनी हो तो देखें 1 किससे है, 1 1 से रिलेट कर रहा है, तो कलर चेंज करके बताता हूँ। 1 1 से रिलेट कर रहा है, तो आगे 1 किससे रिलेट कर रहा है, 1 3 से, तो 1 3 से रिलेट करेगा। यहाँ पे देखो 2 2 से रिलेट कर रहा है, आगे 2 1 से रिलेट कर रहा है, तो 2 2 से रिलेट कर रहा था, आगे 2 1 से रिलेट, यहाँ पे 3 आ गया, 3 3 से रिलेट कर रहा है, और यहाँ 3 2 से रिलेट कर रहा है, तो ये हमारे पास इसकी कंपोजिशन आएगी। और अगर हम थोड़ा सा फोकस करें तो दोबारा आंसर हमारे पास ये F4 ही आ गया। तो कहने का मतलब ये है कि जब हम दो की कंपोजिशन लेंगे और उनमें एक आइडेंटिटी होगा तो दोबारा आंसर दूसरी वाली आ जाएगी, यानी कि आइडेंटिटी के अलावा, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखें, ये आइडेंटिटी था ना, आइडेंटिटी के साथ किसी और परमुटेशन की जब हम कंपोजिशन लेंगे तो दोबारा आंसर वही आ जाया करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि जब हमारे पास ये कंपोजिशन आएगी किसकी, यहाँ पे F0 भी आएगा ना, ठीक है। जब हम F0 और F0 लेंगे तो दोबारा आंसर आइडेंटिटी आएगा। आइडेंटिटी जब F1 के साथ अप्लाई होगा दोबारा आंसर F1 आएगा, इसका आंसर दोबारा F2 आएगा, ठीक है। जब कंपोजिशन लेंगे तो ये कैसे लेंगे, ये मैंने आपको एक लेके दिखा दिया है, तो बाकी आप खुद कर लीजिएगा। यहाँ पे F1 आएगा, जब ये F2 आइडेंटिटी से होगा तो ये आ जाएगा, F3 आइडेंटिटी से होगा ये आ जाएगा, F4 आइडेंटिटी से होगा ये आ जाएगा, F5 आइडेंटिटी से होगा तो ये आ जाएगा, ठीक है। अब हम इन दोनों की कंपोजिशन लेके देखते हैं कि इन दोनों की कंपोजिशन किसके इक्वल आएगी, ठीक है। यानी कि इन दोनों की कंपोजिशन जो है वो किसके इक्वल आएंगे, ठीक है। इन दोनों की कंपोजिशन हम लेके देखते हैं कि ये देखें, अब इन दोनों की कंपोजिशन हम यहाँ पे लेने लगे हैं, ठीक है। इन दोनों की कंपोजिशन किसके इक्वल आएगी, तो देखें कि 1 2 3 1 2 3 ये कंपोजिशन आने लगी है। देखें 1 3 से रिलेट कर रहा है और आगे 3 जो है वो 1 से रिलेट कर रहा है, तो 1 आ जाएगा। 2 1 से रिलेट कर रहा है तो 1 आगे 3 से रिलेट कर रहा है, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। और यहाँ पे देखें 3 2 से रिलेट कर रहा है और आगे 2 2 से रिलेट कर रहा है, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। और ये वाली हमारे पास आ गई इन दोनों की कंपोजिशन। अगर हम ये देखें 1 2 3 और नीचे 1 3 2 1 3 2, बटे में नीचे हो 1 3 2, नीचे हो 1 3 2, नीचे हो 1 3 2, तो ये देखें ये वाली 1 3 2, यानी कि इसका आंसर F1 आ रहा है। इसका आंसर क्या आ रहा है, F1 आ रहा है। तो जब मैंने F4 और F5 को कंपोजिशन करवाई, F4 और F5 की, F4 और F5 की जब, यानी कि F4 और F5 की जब कंपोजिशन करवाई तो मेरे पास आंसर आया F1, ठीक है। इसी तरह जब आप इन सभी के परमुटेशन करवाएंगे तो एट द एंड 6 ही हमारे पास टोटल परमुटेशन है, तो दोबारा आंसर इन्हीं में से ही आया करेगा, ठीक है। किसी का आंसर कुछ, किसी का आंसर, दोबारा हमारे पास आंसर F0 से ले F1 से लेके F5 तक ही आएगा, ठीक है। तो पहली प्रॉपर्टी अगर हम देखें तो वो खुद ब खुद सेटिस्फाई कर जाएगी कि कंपोजिशन लेने के बाद जिन दो की भी परमुटेशन लें दोबारा आंसर इसी में से आएगा।
ठीक है, जिन दो की भी कंपोजिशन ले, पहली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाएगी, दूसरी एसोसिएटिव लॉ भी होल्ड करेगा, तीसरी ये आइडेंटिटी होनी चाहिए, इसमें आइडेंटिटी भी आ रही है, ये देखें F0 आइडेंटिटी होगी। चौथे की बात करें हम तो इसमें हमारे पास इन्वर्स भी हर एक का एग्जिस्ट करेगा। ठीक हो गया, तो ये सारी प्रॉपर्टीज़ फुलफिल हो जाएंगी तो हम कहेंगे कि ये हमारे पास ग्रुप है, कौन सा परमुटेशन ग्रुप होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास ग्रुप हो गया। अब इन्वर्स की बात कर लेते हैं ज़रा सी कि इसका इन्वर्स क्या होगा। अगर हमारे पास एक परमुटेशन है F1 जिसको हम नाम दे देते हैं 1 2 3 और ये 1 3 2, अगर ये F1 है ना, अगर हमने इसका इन्वर्स फाइंड करना है, यानी कि ये देखें अगर ये लिखा हुआ है ना 1 2 3 और ये आ गया हमारे पास 3 2 1, ये भी बल्कि 1 2 3 1 2 3, अगर ये हमारे पास 1 1 1 से रिलेट कर रहा है, 2 3 से रिलेट कर रहा है, 3 2 से रिलेट कर रहा है। ठीक है, ये यहाँ से लेके कहाँ तक है, ये हमारे पास F है। ठीक है, F1 है। अगर इसका हमने इन्वर्स फाइंड करना है ना, तो आपको इन्वर्स का पता होगा कि यहाँ से इस तरफ जाते हैं। ठीक है, यहाँ से इस तरफ जाते हैं तो ये क्या चीज़ बन जाएगी, ये बनेगी यानी कि अगर इसकी इन्वर्स लिखने लगा हूँ मैं, 3 2 से रिलेट कर रहा है तो 3 2 से रिलेट कर रहा है, 2 3 से रिलेट कर रहा है तो 2 3 से रिलेट करेगा, और 1 1 से रिलेट कर रहा है तो 1 1 से रिलेट करेगा। ठीक है, हम इस परमुटेशन को ऐसे भी लिख सकते हैं तरतीब के साथ, 1 1 से रिलेट कर रहा है तो 1 1 से रिलेट, 2 3 से रिलेट कर रहा है तो 2 3 से रिलेट, और 3 2 से रिलेट कर रहा है तो 3 2 से। तो तरतीब कुछ भी रख सकते हैं आप, लेकिन याद रहे कि जिससे रिलेट कर रहा है वो चीज़ें सीधी लिखनी हो। ठीक है, तो इसका इन्वर्स हमारे पास ये वाला आ जाएगा। ठीक है, इन्वर्स आप सिंपली इसका इन्वर्स डायरेक्टली भी फाइंड कर सकते थे, यानी कि इस तरह भी डायरेक्टली इन्वर्स फाइंड कर सकते थे कि ऊपर वाली को हम नीचे लिख दें 1 2 3 और नीचे वाली को आप ऊपर कर दें। ठीक है ना, ये देखें डायरेक्ट इन्वर्स आ गया, तो ये देखें ये वाली इसके इक्वल। अगर हम कहते हैं कि नहीं ऊपर हमें तरतीब सीधी चाहिए 1 2 3 वाली, तो ऊपर 1 2 3 ही लिख दें, और 1 1 से रिलेट कर रहा है तो 1 आ गया, 3 2 से रिलेट कर रहा है तो 3 के आगे 2 आ गया, 2 3 से रिलेट कर रहा है तो इस तरह आ गया। ठीक है, ये हमारे पास से इन्वर्स होता है इसका। इसमें बाद में हमारे पास साइकिल्स भी आ जाते हैं, लेकिन वो आज के लेक्चर में मुझे लगता है कि आप लोगों ने नहीं डिस्कस किए होंगे। साइकिल क्या होता है ये मैं बता देता हूँ। 1 1 से रिलेट कर रहा है तो ये 1 का साइकिल आ गया, 2 जो है वो 3 से रिलेट कर रहा है, 3 दोबारा 2 से रिलेट कर रहा है तो 2 3 से रिलेट कर रहा है तो इस तरह, और 3 दोबारा, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये साइकिल्स होते हैं, तो ये मैं बुक से आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। तो ये देखें इस तरह। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं डिटेल के साथ। देखें 3 एलिमेंट थे तो इसकी 6 परमुटेशंस बनी थी ना, 3 2 बार 6, और इसको हमने S3 का नाम दिया था, और ये सिमेट्रिक ग्रुप भी बनता है। ठीक है, ऑफ डिग्री 3 का। लेकिन अगर हमारे पास n एलिमेंट्स हो तो SN बनेगा हमारे पास, और इसमें n फैक्टोरियल आएंगे। ठीक है, n फैक्टोरियल, ये n फैक्टोरियल ही लिखा हुआ है। ठीक है, और ये n डिग्री का हमारे पास बनेगा। ठीक है, तो ये वाली सारी चीज़ लिखी हुई है, ये F दिया हुआ है, ये G दिया हुआ है, और ये वाली चीज़ें यहाँ पे 6 डिग्री ले दी गई हैं। ये साइकिल लिखे हुए हैं। ठीक है, 1 3 से रिलेट, 3 2 से, 2 दोबारा 1 से, 2 3 से रिलेट, 3 2 से रिलेट, 1 3 से, 3 1 से, 1 2 से रिलेट, 2 1 से रिलेट करेगा। ठीक है, ये 1 2 से रिलेट करेगा, फिर 2 3 से, 3 दोबारा 1 से, 1 फिर 2 से। ठीक है, ये साइकिल्स यहाँ पे इस तरह बनाए हुए हैं। तो हम देख लेते हैं कि नोट्स से हमने कितना कवर कर लिया। तो ये सारी चीज़ें हमने नोट्स से यहाँ से कवर कर ली है। ठीक है, हम कंपोजिशन वगैरह। अब हम नेक्स्ट चलते हैं वेक्टर एंड टेंसर एनालिसिस पे। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है वेक्टर एंड टेंसर एनालिसिस। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले देखें ये वाली चीज़ मैं आपको लिख के बताता हूँ। ठीक है, ये वाली चीज़ सारी क्या लिखी है, फिर हम इसको ना प्रूव करेंगे। ठीक है, देखें वो कहते हैं कि जब हम डेल ऑपरेटर लें किसका, फाई ऑफ आर का, अगर हम इसका डेल लेना चाहते हैं तो इसका आंसर क्या आएगा, ये फाई का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू आर के, और यहाँ पे आर यूनिट वेक्टर आ जाएगा। ठीक है, आर यूनिट वेक्टर आ जाएगा। अब आपको पता है कि यूनिट वेक्टर को हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि आर वेक्टर ओवर आर की मैग्नीट्यूड, आर की मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो ये इसके इक्वल हमने ये साबित करना है, इसको हमने प्रूव करना है, इसको हमने प्रूव करना है। ठीक है, तो चलिए आइए हम इसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब जो बुक है ना ये वाली। ठीक है, तो यहाँ पे उन्होंने एफ ऑफ आर यूज़ किया हुआ है। ठीक है ना, यानी कि अब देखें यहाँ पे अगर एफ ऑफ आर हमें दिया गया हो तो फिर क्या आएगा, एफ डैश ऑफ आर और साथ आर यूनिट वेक्टर। ठीक है, तो एफ डैश ऑफ आर वैसे का वैसे ही, और आर यूनिट वेक्टर की जगह पे आर वेक्टर ओवर आर की मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो ये बात देखें वही चीज़ है, बस यहाँ पे क्या है, फाई यूज़ किया गया है, हमने फाई यूज़ किया, वहाँ पे आर, वहाँ पे एफ ऑफ आर यूज़ किया है। ठीक है, तो चलिए जी इसको हम प्रूव करते हैं। देखिए सबसे पहले डेल ऑपरेटर जब अप्लाई करेंगे हम फाई ऑफ आर के ऊपर। ठीक है, तो आपको पता है डेल ऑपरेटर इक्वल होता है पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स आई यूनिट वेक्टर प्लस
पार्शियल ओवर पार्शियल वाई जे यूनिट वेक्टर प्लस पार्शियल ओवर पार्शियल जी और के यूनिट वेक्टर, ठीक है। और ये हमारे पास किसके पे अप्लाई होगा, फाई ऑफ आर पे अप्लाई हो जाएगा, ठीक है, फाई ऑफ आर पे। जब पहला अप्लाई होगा तो ये हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा फाई ओवर फाई ऑफ एक्स, और यहाँ पे आएगा यानी कि पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स, यहाँ पे ये वाली चीज़। तो मैं चुप करके ये पहले लिख लेता हूँ, ठीक है। तो ये वाली चीज़ हमारे पास आ गई है, ठीक है। अब देखें कि हमारे पास ये फाई ऑफ आर है, आर में एक फंक्शन है और ये हमारे पास नीचे एक्स में है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, हम इसे कहेंगे पार्शियल ओवर पार्शियल आर, यानी कि आर के रिस्पेक्ट इसका डेरिवेटिव, ठीक है। और फिर आगे जो आर है उसको हम एक्स के तरीके से करेंगे, यानी कि आगे हमारे पास करली ओवर करली एक्स और इस आर का हम लेंगे, ठीक है ना, इस तरह आएगा। जिसे आप कह सकते हैं कि चेन रूल हमने लगा लिया, ठीक है। चेन रूल क्या कि फाई ऑफ आर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू आर ले लिया और आगे जो आर है उसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट, बिल्कुल इसी तरह बाकी भी इसी तरह आएंगे। ये हमारे पास आर के रिस्पेक्ट बन जाएगा किसका, फाई ऑफ आर का, और आगे जो है आर का वो विद रिस्पेक्ट टू वाई आ जाएगा। अब आर का विद रिस्पेक्ट टू वाई आ जाएगा, ठीक है। और ये जे यूनिट कैप, और इसी तरह करली ओवर करली आर, तो ये हमारे पास आ जाएगा फाई ऑफ आर, और ये साथ आ जाएगा हमारे पास फाई ऑफ, अब आर का लेंगे जी के रिस्पेक्ट, ठीक है। तो ये वाली चीज़ हमारे पास आ जाएगी। अगर आप देखें तो फाई ऑफ आर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू आर, फाई ऑफ आर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू आर, फाई ऑफ आर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू आर, तो इसको मैं फाई डैश ऑफ आर लिख सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि आर का डेरिवेटिव फाई ऑफ आर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू आर है। तो ये वाली चीज़ तीनों में से कॉमन आ जाएगी, ये वाली चीज़, ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़, ठीक है, सेम है। तो तीनों में से कॉमन आ गई, मैंने बंद करके ये कॉमन ले लिया। बाकी हमारे पास क्या बचेगा, ये हमारे पास बाकी बच जाएगा ये वाली चीज़, ठीक है ना, ये वाली चीज़ आर का डेरिवेटिव और ये आई यूनिट कैप और प्लस फाई ओवर ये हमारे पास वाई के रिस्पेक्ट आ जाएगा, ठीक है। और फिर हमारे पास जी के रिस्पेक्ट आ जाएगा, ठीक है, आर का जी के रिस्पेक्ट, ये हमारे पास के यूनिट वेक्टर आ जाएगा, ठीक है, यहाँ तक आ गया। अब ये देखें आर हमारे पास क्या है, तो आर यहाँ पे अगर मैं थोड़ा सा आपको साइड पे बताऊँ तो आर हमारे पास एक वेक्टर है, पोजीशन वेक्टर, ठीक है। आर हमारे पास एक पोजीशन वेक्टर है, ये होता है एक्स आई प्लस वाई जे और प्लस जी के, ठीक है, जी के होता है। अगर हम इसकी मैग्नीट्यूड लें तो इसकी जो मैग्नीट्यूड इक्वल आएगी वो आ जाएगी एक्स स्क्वायर, ठीक है, और प्लस वाई स्क्वायर और प्लस जी का स्क्वायर और इसके ऊपर स्क्वायर रूट आ जाएगा, ठीक है। और इसकी मैग्नीट्यूड को आपको पता है कि सिंपली आर से भी डिनोट कर सकते हैं, ठीक है ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर, ठीक है। अगर इस चीज़ का मैं डेरिवेटिव लूँ विद रिस्पेक्ट टू एक्स के, ठीक है ना, अब इसका डेरिवेटिव लेने लगा हूँ विद रिस्पेक्ट टू एक्स के, तो आर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स लूँगा, वाई और जी एज ए कांस्टेंट आएंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा, इसके ऊपर स्क्वायर रूट है ना, तो पावर स्क्वायर रूट का मतलब 1/2 है, तो पावर आगे नीचे पावर में से एक कम करेंगे तो -1/2 बन जाएगा, और वो बटे में आगे पॉजिटिव की बन जाएगी, यानी कि ये एक्स स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर और प्लस जी स्क्वायर आ जाएगी। और इस पावर के अंदर जो भी हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर है इसका आगे डेरिवेटिव, और ये हमारे पास किसके रिस्पेक्ट आएगा, एक्स के रिस्पेक्ट, तो 2x आ जाएगा, ठीक है। अब ये 2 के साथ कैंसिल आउट हुआ तो इसका आंसर आ गया एक्स ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और प्लस जी के स्क्वायर का स्क्वायर रूट, ठीक है। इसी तरह अगर हम y के रिस्पेक्ट लेके चलेंगे तो ये हमारे पास y ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर आ जाएगा, z के रिस्पेक्ट लेके चलेंगे तो ये z ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी के स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर रूट आ जाएगा। वो तीनों वैल्यूज़ यहाँ पे पुट करें, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा फाई डैश ऑफ आर, और यहाँ पे देखें तो इसकी वैल्यू जो है यहाँ से पुट करेंगे, जो कि अभी हमने डेरिवेटिव से निकाली, क्या, एक्स ओवर स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर, ठीक है, इसके ऊपर स्क्वायर रूट और साथ आई यूनिट कैप आ जाएगा, और प्लस वाई वाली के साथ भी यही वाई ओवर उसका भी डेरिवेटिव लेंगे तो यही आंसर आएगा, ठीक है, बस ऊपर वाई आएगा। और जब हम जी वाला के साथ लेके चलेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा जी ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर का स्क्वायर रूट, और इसके ऊपर आ जाएगा हमारे पास क्या, के यूनिट कैप, ठीक है। अगर हम देखें तो ये हमारे पास फाई ऑफ आर आ गया, डैश ऑफ आर आ गया,
और अगर हम देखें तो ये एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस जी के स्केयर का स्केयर रूट किसके इक्वल है, मैग्नीट्यूड के इक्वल है, आर की मैग्नीट्यूड के इक्वल। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा ऊपर एक्स और बटे में आ जाएगा आर, और ये हमारे पास आएगा आई यूनिट कैप प्लस ये वाई ओवर आर। आर क्यों आया, क्योंकि मैंने बताया है कि ये मैग्नीट्यूड है आर की। ठीक है, जे यूनिट कैप और जी ओवर आर और ये के यूनिट कैप, और ये इस तरह आ जाएगा। तीनों में से आर कॉमन आ रहा है तो ये आ जाएगा फाइव ऑफ आर का डेरिवेटिव, और 1 ओवर आर कॉमन आ गया तो ये कॉमन आ गया, बाकी बचा एक्स आई। ठीक है, और प्लस वाई जे और प्लस जी के। ठीक है, ये इस तरह आ गया। तो अगर आप देखें तो ये ऊपर हमारे पास क्या चीज़ बन रही है, ऊपर हमारे पास दोबारा आर वेक्टर बन रहा है, तो हम इसे लिखेंगे फाई डैश ऑफ आर, और ये हमारे पास आर वेक्टर, और बटे में देखें तो आर की मैग्नीट्यूड है। ठीक है, तो हम इसको भी लिख सकते हैं फाई डैश ऑफ आर, और ये ऊपर हमारे पास वेक्टर ओवर वेक्टर की मैग्नीट्यूड, ये हमारे पास यूनिट वेक्टर होता है। यही चीज़ हमने प्रूव करनी थी, किसके इक्वल आ गई है, ये डेल फाई ऑफ आर हमारे पास इक्वल आ गया, डेल फाई ऑफ आर हमारे पास इस चीज़ के इक्वल आ गया है। ठीक है ना, ये वाली चीज़ इसके इक्वल आ गई है, यही चीज़ हमने प्रूव करनी थी। तो ये देखें, ये हमने सारा इसको प्रूव कर लिया है। अब इसकी जगह पे सिर्फ और सिर्फ फाई ऑफ आर की जगह अगर हम एफ ऑफ आर लिख दें, ठीक है, एफ ऑफ आर, तो ये हमारे पास बनेगा एफ डैश ऑफ आर, और ये साथ आ जाएगा आर यूनिट वेक्टर। ठीक है, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एफ डैश ऑफ आर, और ये आर यूनिट वेक्टर की जगह पे आर वेक्टर ओवर आर वेक्टर की मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो अगर आप देखें तो यही प्रूव यहाँ पे बुक पे हुआ है। ठीक है ना, ये पहला प्रूव था जो कि हमने इसको कर लिया है कंप्लीट, और इसको प्रूव हमने कर लिया है। ठीक है, ये हमारा प्रूव हो गया यहाँ तक प्रूव हो गया इसका। ठीक है, अब सेकंड प्रूव में वो क्या कहता है, वो कहता है आर की पावर एन है और ये इसके इक्वल है, इसको आपने प्रूव करना है। ठीक है, तो यहाँ पे अब देखें, इसको यहाँ पे ही प्रूव करने की कोशिश करते हैं। ये आर की पावर एन है, इसको अगर हमने करना है तो हमें पता है कि जिस तरह ऊपर हम देख के आए कि अंदर कोई भी आर में फंक्शन है तो उसका डेरिवेटिव आ जाएगा। ठीक है, यानी कि हम पढ़ के आए थे ना कि क्या अगर हमारे पास फाई ऑफ आर यहाँ पे दिया गया है तो इसका आंसर क्या आएगा, फाई डैश ऑफ आर। ठीक है, और आगे उसका वेक्टर ओवर वेक्टर की मैग्नीट्यूड इक्वल आएगी, वेक्टर ओवर वेक्टर की मैग्नीट्यूड आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, इसका डेरिवेटिव पावर नीचे आ गई, पावर में से कम किया तो ये आ गई। ठीक है, और आगे क्या आएगा, आगे आ जाएगा हमारे पास वेक्टर ओवर वेक्टर की मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो अब देखें ये हमारे पास आ जाएगा एन आर एन माइनस वन और आर वेक्टर। अब ये मैग्नीट्यूड बटे में है। ठीक है, आर की पावर वन है, ऊपर जाएगी आर की पावर माइनस वन हो जाएगी, तो ये आर की पावर माइनस वन होगी, तो ये हमारे पास आ गया एन आर डेज टू पावर एन माइनस वन, और एक माइनस वन पावर ये है तो माइनस टू बन जाएगी, और ये आ जाएगा आर वेक्टर। तो ये वाली चीज़ हमारी प्रूव हो गई, किसके इक्वल आ गई, एन आर एन माइनस टू और आर। ठीक है, यही बस साबित हो गई, सिंपल सी बात थी ये वाली। ठीक हो गया। इसी तरह अगर हमने तीसरा प्रूव करना है तो इसमें एन की जगह सिर्फ और सिर्फ वन रख दें तो ये हमारे पास तीसरा प्रूव हो जाएगा। देखें कि अब ये रिजल्ट हम प्रूव करके आए हैं, जहाँ अगर यहाँ पे हम एन की जगह पे वन पुट कर देंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा डेल आर की पावर वन इक्वल टू, ये हमारे पास आ जाएगा वन, और आर की पावर वन माइनस टू आ जाएगा, और आर आ जाएगा। ठीक है, एन की जगह सिर्फ वन ही रखा है तो ये आर की पावर माइनस वन और आर आ जाएगा, और ये अगर आप देखें तो ऊपर आर और बटे में पावर जाकर पॉजिटिव की होगी, तो ये भी हमारा प्रूव हो गया। और ये किसके इक्वल होता है, वेक्टर ओवर वेक्टर मैग्नीट्यूड यूनिट वेक्टर के इक्वल होता है। देखें जी, ये भी हमारा प्रूव हो गया। इसको लेके चलना है तो एन की वैल्यू इसमें माइनस वन रख दें। ठीक है, तो ये अब आप खुद करिएगा, यहाँ पे एन की जगह माइनस वन रख दे तो ये प्रूव हो जाएगा। ये नीचे प्रूव किया भी हुआ है। ठीक है, ये दूसरे वाला भी मैंने आपको करवा दिया। ठीक है, और ये तीसरे, हाँ, और ये हमारे पास फोर्थ वाला जो है एन की जगह माइनस वन रखेंगे तो ये भी हमारा सिंपली प्रूव हो जाएगा। अब ये एग्जांपल्स हैं, वो कहते हैं शो ऐड करेंगे ये इसके इक्वल है। ठीक है, तो हमें पता है कि इसके अंदर जो भी लिखा होगा पहले उसका डेरिवेटिव, तो एल एन आर का डेरिवेटिव वन ओवर आर आ जाएगा, और आगे हमें पता है वेक्टर ओवर वेक्टर की मैग्नीट्यूड, वेक्टर ओवर वेक्टर की मैग्नीट्यूड, तो ये आर आर बार आर स्क्वायर हो जाएगा, तो बटे में हमारे पास आर स्क्वायर हो जाएगा। लें जी, ये भी एग्जांपल सॉल्व हो गए। इसको अगर हम लेके चलें तो हमें पता है कि अंदर वाले का डेरिवेटिव पहले, तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, ई आर की पावर टू है, तो ई जो भी लिखी हो वो टू द पॉइंट सेम आ जाती है, और साथ पावर का डेरिवेटिव टू आर आ जाता होता है। आपको पता है ना ई का डेरिवेटिव कैसे लेते हैं। और आगे हमारे पास हमें पता है कि डेल ऑपरेटर अगर हम अप्लाई करें तो ये देखें उसका डेरिवेटिव और आर वेक्टर ओवर आर मैग्नीट्यूड, तो डेरिवेटिव हमने लिख लिया है, अब आर वेक्टर ओवर आर की मैग्नीट्यूड आ जाएगी। ये मैग्नीट्यूड से कैंसिल हुई तो आंसर आ गया टू ई रेज टू पावर आर रेज टू पावर टू, और आगे आर, तो ये देखें ये भी हमारा प्रूव हो गया। अब इसको अगर हमने लेके चलना है तो इसको सिंपली देखें कि ये जो अंदर लिखा हुआ है उसका डेरिवेटिव, और आगे आपको पता है कि आर वेक्टर ओवर आर की मैग्नीट्यूड, और ये इसके साथ कैंसिल तो आ गया थ्री आर
ठीक है, ये देखिए सिंपली सारे सोल्व हो गए। ठीक है, किसके ज़रिए हो रहे हैं, बस ये जो पहला सबसे है ना, इसको ही हम यूज़ कर रहे हैं बार बार। ठीक है ना, इस वाली चीज़ को ही हम यूज़ कर रहे हैं। तो ये सारा हमारे पास क्लियर हो गया है बस। और आगे इसकी जियोमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ ग्रेडियंट आती है, और हम नोट्स से देख लेते हैं कहाँ तक हम पहुँचे। ये सारा हमने प्रूव कर लिया है, ये डेरिवेटिव वगैरह भी लिए हैं। ठीक है ना, इसको प्रूव कर लिया। अब हमारे पास आती है कम्प्लेक्स एनालिसिस। अब कम्प्लेक्स एनालिसिस को हम लेके जाएँ तो देखें, इसमें हम एक ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी पढ़ के आए थे। वो इनइक्वालिटी हमें कहती है कि z1 प्लस, ये जो मैं साथ साथ रेड में लिखूंगा ना, इस पर ज़्यादा आप फोकस करिएगा। ठीक है, वो हमें कहती है कि z1 और प्लस z2, इस पूरे का अगर आप मोड लेंगे तो ये लेस देन इक्वल टू आएगा लैदा के मोड के प्लस में। ठीक है, और ये ग्रेटर देन इक्वल टू आएगा किससे, इन लैदा के मोड के नेगेटिव के, और इसके गिर्द भी बार आएगी। ठीक है ना, इसके। ये ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी है। ठीक है, तो इसका हम प्रूव करने लगे हैं सारे का। ठीक है, तो सबसे पहले देखें, हम लेके चलते हैं, कंसीडर कर लेते हैं z1 को। ठीक है, तो पहले इसको प्रूव करने के लिए z1 हमने कंसीडर कर लिया। z1 किसके इक्वल है, z1 का मोड किसके इक्वल होगा, z1 का मोड के ही इक्वल होगा, सभी को पता है। ठीक है, लेकिन मैं क्या करता हूँ यहाँ पे अपने से ऐड कर देता हूँ z2 को, और माइनस भी कर देता हूँ z2 को। ठीक है, तो इसमें मैंने z2 जो है वो ऐड भी कर दिया और सब्ट्रैक्ट भी कर दिया। ठीक है, ऐड भी कर दिया, सब्ट्रैक्ट भी। अब इसकी ना लोअर बाउंड को हम प्रूव करने लगे हैं। किसको, इस वाली चीज़ को हम प्रूव करेंगे, इस वाली चीज़ को प्रूव करेंगे। ठीक है, और इस वाले का प्रूफ जो है ये मैं पिछले वाले लेक्चर्स में आपको करवा आया था। ठीक है, तो पिछले वाले लेक्चर्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से आप पिछले वाले लेक्चर्स देख सकते हैं। ठीक हो गया, इसको प्रूव करना है ना, इस वाले को प्रूव करना है। ठीक है, तो अब ये देखें, इसको एक चीज़ मान लेते हैं, इसको दूसरी चीज़। तो यानी कि पहली चीज़ का मोड जो है, और दोनों का मोड अलग अलग करेंगे। जब दोनों का मोड अलग अलग कर देंगे तो ये हमारे पास इससे तो फिर लेस देन ही आएगा। ठीक है, क्योंकि ये वाली हमने ये ऊपर वाला हिस्सा यूज़ किया है। कौन सा, इस वाले हिस्से को, इतने हिस्से को हमने यहाँ पे यूज़ किया है। ठीक है ना, ये वाला कि जब हम अलग-अलग करेंगे तो उससे लेस देन आएगा। अब ये देखें, ये जो मैंने माइनस z2 लिखा हुआ है, इसको हम प्लस कर देंगे, क्योंकि मोड लगा हुआ है तो ये प्लस हो जाएगा। तो ये हमारे पास बन जाएगा लेस देन इक्वल टू z1 प्लस z2 का मोड। ठीक है, और ये आ जाएगा हमारे पास प्लस z2 का मोड। ठीक है, z2 का मोड इस साइड पे क्या था, z1 का मोड है। ठीक है, अब ये वाली चीज़ इधर आके माइनस की हो जाएगी, तो ये वाला लिखा हुआ है कि z1 माइनस z2 इसके इक्वल आ गया। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देंगे हम, इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देंगे। ठीक है, अब ये वाली चीज़ यहाँ तक आ गई, इसको नोट कर लें। अब दूसरा हमारे पास z1 के थ्रू लेके चले हैं, अब इसको z2 के थ्रू लेके चलते हैं। यानी कि अब z2 कर लेते हैं, z2 का मोड जो है ये लेस देन, यानी कि ये इक्वल टू होगा किसके मोड के, z2, और अब इसमें z1 और z2, यानी कि z1, अब इसमें z1 ऐड करूंगा और सब्ट्रैक्ट करूंगा। ठीक है, अब z1 वाली को लहदा करूंगा तो ये लेस देन इक्वल टू आ जाएगा z2 प्लस z1 का मोड। ठीक है, और ये हमारे पास आ जाएगा प्लस माइनस z1 का मोड। अब ये दोबारा प्लस हो जाएगा, तो ये हमारे पास और अब वो उधर उठ के जाएगी। ठीक है, तो ये हमारे पास यहाँ से ये वाली चीज़ आ जाएगी। ठीक है, अब ये वाली चीज़ हमारे पास आ जाएगी। ठीक है, कैसे आई थोड़ा सा और बता देता हूँ। अब ये हमारे पास आ जाएगा z2 और प्लस z1 का मोड, और ये वाली चीज़ हमारे पास प्लस ही हो जाएगी, प्लस z1 का मोड, और इस तरफ क्या था, z2 का मोड था। ठीक है, ये ऊपर से चलता आ रहा है। देखें, अब मैं क्या करता हूँ, इस चीज़ को उठा के इधर ले आता हूँ, ये माइनस की हो जाएगी, माइनस z1 प्लस z2 लिख दूंगा इसे, क्योंकि हम पहले जिसको मर्जी लिखे प्लस है, और ये इक्वल टू, ये हमारे पास लेस देन इक्वल टू आ जाएगा, z1 का मोड यहाँ पे ही था। अब ये वाली क्वांटिटी जब उठ के इधर आएगी, ये माइनस z2 का मोड बन जाएगा। ठीक है, तो ये वाली चीज़ हमारे पास बन गई। अब एक ये वाली चीज़ हमारे पास बन गई, और एक हमारे पास ये वाली चीज़ बन गई। ठीक है, अब यहाँ पे देखें तो यहाँ पे अगर हम इन दोनों को कंबाइन करें, अगर इन दोनों को कंबाइन करें तो देखें z1 मोड माइनस z2 मोड। ठीक है, z1 मोड माइनस z2 मोड इस चीज़ से ग्रेटर देन है। ठीक है, तो इस चीज़ से ग्रेटर देन है, यानी कि मैं लिखने लगा हूँ किससे ग्रेटर देन है, ये वाली चीज़, यानी कि मैं कलर चेंज करके यहाँ पे बताता हूँ, गौर से समझिएगा। ये वाली चीज़ जो है, ये वाली चीज़, ये वाली चीज़, ये वाली लिखी हुई है, ये वाली चीज़, ये वाली लिखी हुई है, ये वाली। ठीक है, अब ये चीज़ किससे ग्रेटर है, इस वाली चीज़ से ग्रेटर है, इस वाली से। तो मैं लिख दूंगा ये ग्रेटर है किससे, इस वाली चीज़ से, यानी कि माइनस टाइम्स z1 और प्लस z2 से। ठीक है, और आपको पता है कि अगर हम लिख दें कि x जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू है 2 से, और -2 से, और लेस देन इक्वल टू है 2 से, तो हम इसको लिख देते हैं कि x का मोड जो है ये लेस देन है इक्वल टू, यानी कि इस तरह। ठीक है, तो बिल्कुल इन दोनों को हमने मिला के हमने इस तरह ये एक जो है ये बना ली।
ठीक है, इन दोनों इक्वेशंस को मिला के तो हम लिखते हैं ये वाली चीज़ लेस देन इक्वल टू है 2 से, ठीक है, और टू के, हाँ जी, ठीक हो गया। तो यहाँ से हमारे पास इन दोनों को जब हमने मिलाया तो ये हमारे पास चीज़ बन गई, ठीक है, और यही हमें रिक्वायर्ड थी जो कि हमने फाइंड करनी थी, ठीक है। अब हमारी बुक जो बुक है डेनिस डेनिस जी जिल्की, ठीक है, जी जिल्की जो भी है, डेनिस जिल्की, वहाँ से एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 27 है, यानी कि इसी क्वांटिटीज़ को यूज़ करते हुए हमने साबित करना है कि अगर जी का मोड 2 के इक्वल है देन हमारे पास ये वाली चीज़ जो है ये ग्रेटर देन इक्वल टू 8 के हो और लेस देन इक्वल टू 12 के हो, ठीक है। अगर जी का मोड जो है हमारे पास 2 के इक्वल हो तो फिर ये हमारे पास ये वाली चीज़ जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 8 हो, लेस देन इक्वल टू 12 हो। इस वाली चीज़ को लेके चलते हैं और ये इनइक्वालिटी हम खुद बनाएंगे ना, तो पहले इस वाली चीज़ को हम लेके चलें। हमें पता है कि ये लेस देन इक्वल टू हो जाएगी, क्यों, जब हमने इस पार्ट की अलहदा कर दी और इस वाले पार्ट की हमने अलहदा अलहदा मोड अप्लाई कर दिया, तो ये लेस देन इक्वल टू आ जाएगा ट्राइंगुलर इनइक्वालिटी को यूज़ करते हुए, ठीक है। अब ये देखें जी1 वैसे का वैसे ही आ गया, जी1 मोड की वैल्यू 2 हमें दी गई है, तो ये मैंने 2 वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी। और यहाँ पे ये देखें तो किसी भी चीज़ का मोड उसके x कंपोनेंट वाले का स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट वाले का स्क्वायर, ठीक है। तो ये 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64 और ये 100 का स्क्वायर ये 12 आ गया, यानी कि ये चीज़ जो है ये लेस देन इक्वल टू किससे रहेगी, ये 12 से छोटी रहेगी, ठीक है। तो ये हमारे पास एक साइड आ गई अपर वाली। अब लोअर वाली फाइंड करते हैं, तो लोअर वाली फाइंड करने के लिए देखें, लोअर वाली फाइंड करने के लिए नाउ लोअर बाउंड, तो यहाँ पे हम माइनस लगाएंगे, ठीक है, यानी कि ये चीज़ ये देखें ये वाली चीज़ जो है ना, ये वाली चीज़ इसको हमने इसकी लोअर प्रूव करनी है ना, तो यहाँ पे बाय यूजिंग ये वाली, यानी कि ये जो ऊपर इनइक्वालिटी हम प्रूव करके आए ना, इसके ज़रिए जी1 प्लस जी2 को हमने 2 मोड्स में लिख दिया और होल का मोड और ये नेगेटिव साइन लगा दिया। तो अगर आप देखें तो ये देखें जी1 प्लस 6 प्लस 8 ही होता था ना, तो हमने जी1 जी का मोड और प्लस 6 प्लस 8 ही होता है, इसको ये माइनस, यानी कि ये वाली हमने यहाँ पे यूज़ की है, यानी कि जी1 और प्लस जी2 अगर हमारे पास लिखा हो तो ये हमारे पास ग्रेटर दैन इक्वल टू होगा किसके, जी1 के मोड और माइनस जी2 के मोड के, और इसकी दोबारा ये मोड आ जाएगा, ठीक है। तो ये वाली यहाँ पे यूज़ करके इस तरह लिख दिया। अब ये हमें पता है इसका आंसर 10 आता है, कैसे, क्योंकि ये हम निकाल के आए थे, यहाँ तक सोल्व किया था, ठीक है, ये आंसर 10 आ रहा था, तो इसका आंसर 10 आ गया। 2 माइनस 10 8 माइनस 8, तो ये माइनस 8 का मोड यानी कि 8, तो इसका आंसर कम से कम 8 आ सकता है। तो हमने कह दिया कि ये जो है वो 8 से लेकर 12 तक बाउंड होगी, ठीक है। तो ये हमने इस तरह क्वेश्चन नंबर 28 बिल्कुल इसी तरह है, आपके सामने सोल्व है, आप खुद करिएगा, ठीक है ना, ईजी सा है, देख ले। चलें जी, करवा ही देता हूँ। तो ये हमारे पास इस तरह आ गया है जी स्क्वायर और -3, ये है ना। तो दोनों साइड्स को, चलें एक साइड को लेके चलते हैं, पहले दोनों का लहदा करेंगे तो लेस देन इक्वल टू आ जाएगा, ठीक है, और प्लस -3 का मोड दोबारा +3 आ जाएगा, ये वाला लिखा हुआ है, और इसके मोड का स्क्वायर ये हमें 1 वैल्यू दी गई थी, तो 1 का स्क्वायर 1 नहीं होता है, प्लस ये हमारे पास 3 और ये 3 + 1 4 आएगा, ये यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये 3 + 1 4 आ जाएगा। ये अपर बाउंड के बारे में हमें पता चल गया। लोअर बाउंड की अगर हम बात करें तो लोअर बाउंड के लिए हम इसी चीज़ को तोड़ेंगे, लेकिन कैसे तोड़ेंगे, हमें पता है कि हम लिखेंगे मोड पहली वाली वैल्यू का मोड और माइनस दूसरी वाली वैल्यू का मोड, ठीक है ना, इस तरह हम इसको तोड़ेंगे। तो ये देखें, तो ये इसको सोल्व किया है तो ये -2 यानी कि -2 का मोड 2 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा 2 से ग्रेटर देन इक्वल टू होगा ये वाली चीज़, और लेस देन किससे होगी, और लेस देन इक्वल टू होगी 4 से, ठीक है। तो ये भी हमारा हो गया। अब हमारे पास नेक्स्ट आती है टोपोलॉजी। तो टोपोलॉजी को हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, बाकी इसका तो गुजारे लायक ही होगा ना हमसे, थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। देखें, टोपोलॉजी हमने कहा था कि अगर ए जो है वो टाओ के अंदर बिलोंग करता है तो हम कहेंगे कि ए ओपन है। टाओ के जो भी एलिमेंट होते हैं ना, टाओ के जो भी एलिमेंट होते हैं अंदर, उनको हम कहते हैं ओपन सेट, ठीक है। तो अगर ए जो है वो बिलोंग करता है टाओ में से, यानी कि ए इज़ ए सबसेट ऑफ एक्स, ठीक है, तो हम कहेंगे कि ए क्या है, ओपन है, ठीक है। अगर ए को हम क्लोज भी कहेंगे अगर उसका कॉम्प्लीमेंट टाओ में से आ गया। तो ये सारा कुछ हमने पिछले लेक्चर में डिटेल से डिस्कस किया था, आप पिछला लेक्चर लाजमी देखिएगा, उसमें ओपन और क्लोज सेट के बारे में डिटेल से बात की गई थी, ठीक है। और तबीयत नसाज है, ज़्यादा नहीं बोला जा रहा, तो हम इसको जल्दी कंप्लीट कर देते हैं। तो देखें, ये हमने एक एक्स ले लिया, ये हमने एक टाओ एक टोपोलॉजी ले ली, ये हमने एक टोपोलॉजी ले ली, ठीक है। अब अगर देखें एक सेट हमने ये वाला ले लिया ए, अब देखें क्या ये यहाँ पे मौजूद है, तो मैं कहूँगा कि ए जो है हमारे पास ए सेट जो है वो ओपन है। क्यों ओपन सेट, इस वजह से है क्योंकि इसका एलिमेंट है,
ठीक है। अगर ए का कंप्लीमेंट लेंगे तो ए का कंप्लीमेंट यानी कि इसके अलावा तो ए सी आ जाएगा। अब ए सी इसमें नहीं मौजूद है तो इसका मतलब ए सी ना तो ओपन है ना तो क्लोज है। यहाँ पे एग्जांपल से समझाता हूँ मैं आप लोगों से, यहाँ पे एग्जांपल से समझ लेते हैं। ठीक है, फ़र्ज़ किया कि मैं ना एक सेट ले लेता हूँ एक्स, मैंने सेट ले लिया एक्स, ये हमने एक सेट ले लिया ए बी सी। ठीक है, ये मैं ले लेता हूँ ए बी और सी। ठीक है ना, इस पे मैंने एक टोपोलॉजी डिफाइन करवा दी टाउ। तो टाउ टोपोलॉजी में हमारे पास खाली सेट है, एक्स पूरा सेट होगा और इसमें हमारे पास ए होगा और इसमें हमारे पास बी होगा और इसमें हमारे पास ए बी होगा। ठीक है, ए बी होगा। अब ये देखें, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मैं ले लेता हूँ एक सेट ए वन। ठीक है, ए वन मैंने सेट ले लिया। ठीक है, ए वन। अब ए वन इसमें मौजूद है तो ज़ाहिर सी बात है कि ए वन मौजूद है किसमें, इसमें। तो मैं कहूँगा ए इज़ ए ओपन सेट, ओपन सेट। ठीक है, ए क्या हुआ, ओपन सेट हुआ टाओ में। ठीक है, ए जो है ओपन सेट हुआ टाओ में। अब अगर मैं इसका कंप्लीमेंट लूँ तो ए वन का कंप्लीमेंट किसके इक्वल आएगा, यूनिवर्सल सेट माइनस ए वन, यानी कि ये आ जाएगा ए बी सी, इस वाले सेट में से हम इस वाले सेट को निकाल दें, यानी कि ये हमारे पास ए आ जाएगा। ठीक है ना, तो ये निकल गया, बाकी क्या बचा, तो ए कंप्लीमेंट का आंसर आ गया बी और सी। ठीक है, अब क्या ए का कंप्लीमेंट जो आंसर आया है वो इसमें मौजूद है, तो नहीं मौजूद, तो इसमें नहीं मौजूद तो ए कंप्लीमेंट ओपन सेट नहीं हुआ। ठीक है, तो ए कंप्लीमेंट इज नॉट ओपन सेट, इज नॉट ओपन सेट, ओपन सेट। ठीक है, ओपन सेट, ओपन सेट नहीं है। अगर ए का कंप्लीमेंट ओपन सेट होता तो फिर मैं कहता कि ए वन क्लोज सेट है, लेकिन ए का कंप्लीमेंट ओपन सेट नहीं है तो ए जो है वो क्लोज सेट नहीं होगा। एक और एग्जांपल लेते हैं, वहां से आपको अच्छे से समझ आएगी। ठीक है, देखें एक और एग्जांपल ले लेता हूं मैं। अब मैं ले लेता हूं ए टू मैं ले लेता हूं अपनी तरफ से एक सेट सी ले लेता हूं। ठीक है, सी। अब ये इसमें बिलोंग करता है तो ए टू डज नॉट बिलोंग्स टू टाउ, ये टा में से बिलोंग नहीं करता, तो इसका मतलब है ये ओपन सेट नहीं है, ओपन सेट नहीं है, ओपन सेट नहीं है। लेकिन अगर मैं देखूं कि क्लोज सेट है कि नहीं, तो क्लोज सेट देखने के लिए पहले मुझे इसका कॉम्प्लीमेंट देखना पड़ेगा। इसका कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, तो इसका कॉम्प्लीमेंट आएगा सी के अलावा वाले एलिमेंट, यानी कि इसका कॉम्प्लीमेंट ए बी आ जाएगा। अब ये बिलोंग करता है टाओ से, तो हाँ जी ये बिलोंग करता है टाओ में से, तो ए टू का कॉम्प्लीमेंट टाओ से बिलोंग करता है, यानी कि ये वाला कॉम्प्लीमेंट जो है ना हमारे पास, ये हमारे पास ओपन सेट है, ओपन सेट है। अगर ए टू का कॉम्प्लीमेंट ओपन सेट है तो फिर मैं कहूँगा ए टू एक क्लोज सेट है। ठीक है, अगर कोई सेट ए है, अगर वो ए सेट का कॉम्प्लीमेंट इसमें से बिलोंग कर जाए तो फिर हम कहते हैं ए क्लोज है। तो ए टू का कॉम्प्लीमेंट इसमें से बिलोंग कर गया है तो इसका मतलब है कि ए टू जो है ये क्लोज सेट होगा, क्लोज सेट होगा। ठीक है, तो ये इस तरह ये इसके बारे में डिटेल से डिस्कस थी। और इसके अलावा हमारे पास स्टैंडर्ड टोपोलॉजी होती है, ये भी हमने पिछले लेक्चर में सारे डिटेल से डिस्कस किया था, जिसमें फाई और आर होता है। आर क्या है, रियल नंबर्स है, और इसमें ऑल ओपन इंटरवल्स और उनके यूनियन होते हैं। इसको हम स्टैंडर्ड टोपोलॉजी भी कहते हैं, इसको हम यूजुअल टोपोलॉजी भी कहते हैं। ठीक है ना, दूसरा नाम लाजमी याद रखिएगा, यूजुअल टोपोलॉजी भी कहते हैं। ये ऐसी टोपोलॉजी होती है जिसमें खाली सेट भी होता है, आर रियल नंबर का सेट भी होता है और तमाम ओपन इंटरवल्स और इनके यूनियन होते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास एक लोअर लिमिट टोपोलॉजी आती है, एक अपर लिमिट टोपोलॉजी आती है। ठीक है, तो ये मैं आपको बता देता हूँ कि आर एल से हम डिनोट करेंगे लोअर लिमिट टोपोलॉजी को, आर यू से डिनोट करेंगे अपर लिमिट टोपोलॉजी को। ठीक है, तो इसमें हमारे पास खाली सेट आर आया करेगा। अब ये लोअर जो है ना ये लोअर से क्लोज हुआ करेगी और अपर जो है ना ये अपर से क्लोज हुआ करेंगी। ठीक है, लोअर में ये वाले इंटरवल्स होंगे और अपर वाली में ये वाले इंटरवल्स हुआ करेंगे। ठीक है, और इसमें ए लेस देन बी से होगा और इनके सारे यूनियन होंगे ओपन इंटरवल वाले, और ये हमारे पास इनमें इसके सारे यूनियंस वगैरह हुआ करेंगे। ठीक है, तो अब ये अगर हम एक ये वाला इंटरवल लेके चलें 0 से 1, ठीक है, अगर हमने देखना हो कि ये स्टैंडर्ड टोपोलॉजी में आता है या लोअर में आता है या अपर में आता है, तो ये अपर से क्लोज है, अपर वाले में आएगा, लोअर वाले में नहीं आएगा। और स्टैंडर्ड में सिर्फ और सिर्फ ओपन होते हैं, स्टैंडर्ड में सिर्फ और सिर्फ यानी कि दोनों साइड से ओपन है तो वो स्टैंडर्ड में आते हैं, यहाँ से क्लोज है यहाँ से ओपन है तो ये लोअर में आएंगे, यहाँ से ओपन है यहाँ से क्लोज है ये अपर में आएंगे। ठीक है, इसकी बात करें तो ये हमारे पास मुकम्मल क्लोज नहीं है तो ये स्टैंडर्ड में नहीं आएगा। इसकी बात करें तो ये लोअर से क्लोज नहीं है तो ये लोअर में नहीं आएगा। इसकी अपर से क्लोज है तो ये अपर में आएगा। ठीक है, इसी तरह ये नोट लिखे हुए हैं, इसको पढ़ें।
और ये उसमें क्लोज है कि नहीं ये हमने चेक करने हैं। और इसके बाद ये फाइनाइट कम्प्लीमेंट टोपोलॉजी के बारे में लिखा हुआ है, तो ये इसको थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। बस यही हमारा लेक्चर था आज का। उम्मीद करता हूँ कि समझ आई होगी। किसी बच्चे का कोई भी क्वेश्चन हुआ तो लाजमी पूछिएगा। बाकी वीडियोस देखने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। इसी के साथ इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।